हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में बताऊंगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में सोशल साइंस के एग्ज़ाम में हमसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है और उन्हें पता नहीं होता है कि हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा कि हमारे एग्ज़ाम में हमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे तो हम उस प्रकार से तैयारी नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, किस चैप्टर से हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर के प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा 2022 बोर्ड परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसका आप कोड देख सकते हैं। इसका कोड है 825 BZ। ये इसका कोड है। और यहाँ पे हमें जो समय दिया गया है वो दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। और इसका जो पूर्णांक है वो 70 है। मतलब कि जो प्रश्न पत्र है वो आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होगा और इसका जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का होगा। यहाँ पे हमें नोट में दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमें 15 मिनट दिए गए हैं ये हमें प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे हमें निर्देश दिया गया है। जो हमारा पहला निर्देश है वो क्या है, आप लोग देखिए। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रश्न पत्र है ये 2 खंड क और ख में बांटा गया है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना है। फ्रेंड्स, अगर आप खंड क को हल कर रहे हैं तो उसके सभी प्रश्न को आपको एक साथ ही हल करना है। अगर आप ख कर रहे हैं तो उसके सभी प्रश्नों को आपको एक ही साथ हल करना है। ये निर्देश है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ कीजिए। अगर आप खंड क का कर चुके हैं और आपको खंड ख का करना है तो आपको नए पृष्ठ से आंसर लिखना है। यही इसका निर्देश है। जो इसका दूसरा निर्देश है फ्रेंड्स वो क्या है, आप देखिए। इसका दूसरा निर्देश है प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं उसके जो अंक हैं वो प्रश्न के सामने दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, जो हमारा तीसरा निर्देश है वो क्या है। तीसरा निर्देश है प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारा पेपर है इसमें 4 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। जो पहला प्रश्न होगा वो होगा बहुविकल्पीय, दूसरा होगा अति लघु उत्तरीय, तीसरा होगा लघु उत्तरीय और चौथा होगा दीर्घ उत्तरीय, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इन सब प्रश्नों के जो निर्देश हैं जब आप पेपर शुरू करेंगे तो उसके प्रारंभ में ही दे दिए गए हैं। इसका जो चौथा निर्देश है वो क्या है, क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, सोशल साइंस के पेपर में आपको खंड क और खंड ख में दोनों में मानचित्र कार्य करना होता है। और पांचवा जो निर्देश है वो आप लोगों के लिए नहीं है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। अब हम चलते हैं अपने खंड क की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो खंड क है वो बहुविकल्पीय है। तो हमारा खंड क है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसका निर्देश हम देख लेते हैं। इसका निर्देश क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फ्रेंड्स, इस बहुविकल्पी प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से जो सही आंसर है उसको आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। फ्रेंड्स, मैं आपको उससे पहले एक और बात बता देता हूँ कि जो हमारा खंड क है इसमें इतिहास और नागरिक शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो हमारा खंड ख है उसमें भूगोल और अर्थशास्त्र पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम अपने पहले बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न है वो क्या है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे
बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ हमारा दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फेडरिक विल्हेम प्रथम, फेडरिक विल्हेम चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम प्रथम। अब हम चलते हैं अपने अगले बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो अगला बहुविकल्पी प्रश्न है वो है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? इसके ऑप्शंस हैं असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा असीमित राजतंत्र। अब हम चलते हैं अपने चौथे आंसर की तरफ, सॉरी दोस्तों, चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मनी। अब हम चलते हैं अपने पांचवें बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। तो जो पांचवा बहुविकल्पी प्रश्न है वो है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिंहली। फ्रेंड्स, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा सिंहली वर्ग के लोग रहते हैं। अब हम चलते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा छठवां क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? फ्रेंड्स, हम छठवें प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। जो हमारा छठवां प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्र भारत का संघीय राजतंत्र नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो हम चलते हैं अपने लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसका पहला प्रश्न क्या है, 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के 2 कारण लिखिए। तो आपको इस प्रश्न में महामंदी 1929 में जो आर्थिक महामंदी हुई थी उसके 2 कारण लिखने हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या है, लोकतांत्रिक शासन के कोई 2 लाभ लिखिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको लोकतांत्रिक शासन से क्या लाभ है वो आपको लिखना है। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो है, निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है, इस कथन की विवेचना कीजिए। निर्धनता मतलब गरीबी लोकतंत्र के लिए घातक है, इस कथन के लिए आपको विवेचना करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। फ्रेंड्स, अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपसे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा लघुत्तरीय प्रश्न है उसके लिए आपको 3-3 नंबर दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको 3-3 नंबर दिए जाएंगे और लघुत्तरीय प्रश्न हमारा अथवा में रहेगा। तो जो इसका 10वां प्रश्न है वो क्या है, वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी के रूप में उभरने योग्य बनाया? तो फ्रेंड्स, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है और इसका जो अथवा में क्वेश्चन है वो है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रेरित किया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये था हमारा लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो लघु उत्तरीय का दूसरा प्रश्न है वो है, व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 11वां क्वेश्चन और इसका अथवा में आप देख लीजिए। जो इसका अथवा में क्वेश्चन है वो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 11वां क्वेश्चन और हमारा लघुत्तरीय क्वेश्चन सिर्फ हमसे यहाँ पे 2 ही पूछे जाएंगे, जो कि 3-3 नंबर के होंगे। अब हम चलते हैं अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा वो होगा 6 नंबर का। तो जो हमारा पहला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो क्या है, असहयोग आंदोलन किसने चलाया, इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारा दीर्घोत्तरीय का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था और इसके किन्हीं आपको 3 कारणों का उल्लेख लिखना है। अब फिर हम अपने चलते हैं दीर्घोत्तरी का जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका जो अथवा में है वो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। हमारा ये 12वें क्वेश्चन का अथवा वाला है। अब हम चलते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो 13वां प्रश्न है वो क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को आर्थिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए।
फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए 1992 में भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए थे, आपको उसके बारे में व्याख्या करनी है। और इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है 13वें का, वो है आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको जाति आधुनिक भारत में मतलब मॉडर्न युग में, मॉडर्न इंडिया में आपको ये लिखना है कि जाति और जाति व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने मानचित्र कार्य की तरफ। तो जो हमारा मानचित्र कार्य है वो आप देख लीजिए। इसमें निर्देश हमको दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में बिंदु बिंदु दिया गया है चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बिंदु के साथ वहाँ पे चिन्हित करना है और वहाँ का नाम भी सही सही अंकित करना है, जिसके लिए आपको 1/2 नंबर दिए जाएंगे। चलिए हम चलते हैं अपने मानचित्र कार्य की तरफ। तो जो हमारा मानचित्र कार्य है वो 14वां प्रश्न होता है। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो इसका जो पहला है 14वें का पहला, वो है वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था। ये देखिए मानचित्र कार्य का पहला क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तो फ्रेंड्स इसका ये दूसरा क्वेश्चन है मैथ का। और इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां कांग्रेस ने अपना कांग्रेस अधिवेशन 1929 में किया था। ये तीसरा क्वेश्चन था। इसका चौथा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसान ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। फ्रेंड्स ये था चौथा प्रश्न। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है मैप का, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपको मैप में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसके लिए आपको 1-1 नंबर दिए जाते हैं। आपको आधा नंबर चिन्हित करने का दिया जाएगा और आधा नंबर उस स्थान का नाम लिखने के लिए दिया जाएगा। तो दोनों मिला के आपका टोटल 1 नंबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला खंड था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने खंड ख की तरफ। चलिए हम अपने खंड ख को देख लेते हैं। तो जो हमारा खंड ख है ये अर्थशास्त्र तथा भूगोल से होता है। तो इसमें पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम अपने बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। तो जो हमारा 15वां क्वेश्चन है वो क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का कारण है वो क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा अधिक सिंचाई। इसका जो आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा 16वां प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज संसाधन। खनिज संसाधन जो है वो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अब हम चलते हैं अपने 17वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो 17वां प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए निम्न में से मिट्टी उत्तम है। मतलब कि जो कपास की खेती के लिए सबसे उच्चतम मिट्टी कौन सी है, तो सबसे उच्चतम मिट्टी जो होती है काली मिट्टी। कपास की खेती सदैव काली मिट्टी में की जाती है। चलते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा 18वां प्रश्न है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। फ्रेंड्स जो हेमेटाइट है उसका संबंध किस खनिज से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। अब हम चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा 19वां क्वेश्चन है वो क्या है, आप लोग देख लीजिए। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। हमारा क्वेश्चन क्या है एक बार आप लोग और देख लीजिए। मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 130वां स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। अब हम चलते हैं अपने लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है वो क्या है, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। फ्रेंड्स जो एक मार्क होता है वो किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, वो है खाद्य पदार्थ। अब हम चलते हैं अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो है क्या है, आप देख लीजिए। तो हमारा जो पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो है खनिज क्या है। इस प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। दूसरा जो हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो है देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है। इसके लिए भी आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। हमारा जो तीसरा प्रश्न है अति लघुत्तरीय का वो आप देख लीजिए। हमारा तीसरा प्रश्न है खरीफ फसलों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। आपको यहाँ पे खरीफ की किन्हीं 2 फसलों के उदाहरण देने हैं, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न 24वें प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा लघुत्तरीय प्रश्न से। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको टोटल 3 नंबर दिए जाएंगे।
अगर आप ये लघुत्तरीय प्रश्न कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको अथवा करके मिलेगा। तो जो हमारा 24वां है वो लघुत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें आपको 2 मिलेंगे, जिसमें से आपको 1 करना रहता है। चलिए अब हम अपने 24वें प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है? कोई 3 कारण लिखिए। यहाँ पे जो भारत है, यहाँ पे सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है, इसका किन्हीं 3 कारणों को किन्हीं 3 कारणों को आपको देना है। और इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो आप देख लीजिए। अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। फ्रेंड, जो अभ्रक होता है आपको उसकी उपयोगिता बतानी है और भारत के कौन से राज्य में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, आपको ये लिखना है। अब हम चलते हैं अपने 25वें प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा 25वां प्रश्न है वो है विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव दीजिए। जो विदेशी व्यापार होता है उसको अनुकूल बनाने के लिए आपको कोई 3 सुझाव देना है। और इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो क्या है? आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। तो ये 25वें प्रश्न के 2 क्वेश्चन थे, इनमें से आपको 1 करना है। अब हम चलते हैं अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स, हमारा जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आप लोग देख लीजिए वो क्या है। हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, समझाइए। फ्रेंड्स, जो कृषि अर्थव्यवस्था होती है उसमें कृषि का क्या महत्व होता है, आपको उसकी विवेचना करनी है या फिर उसको समझाना है, जिसके लिए आपको टोटल 6 नंबर दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने 26वें प्रश्न का जो अथवा वाला क्वेश्चन है, अब हम उसको देख लेते हैं। तो इसका अथवा वाला प्रश्न है प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक संसाधन हैं और मानव निर्मित संसाधन है, इन दोनों में आपको क्या अंतर स्पष्ट करना है, जिसके लिए आपको टोटल 6 नंबर दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि लॉन्ग आंसर है, जिसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से भिन्न कैसे है, व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, जो हमारा तृतीयक क्षेत्रक होता है वो अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न होता है, आपको उसकी व्याख्या करनी है। अब चलिए हम इसके अथवा वाले प्रश्न को देख लेते हैं कि इसके अथवा में हमें कौन सा प्रश्न दिया गया है। तो इसका अथवा वाला प्रश्न है राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है। फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद करना है आपको, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन सा बेहतर है, मतलब कि आपको अगर किसी भी देश का अगर तुलना करना हो तो इन दोनों में से कौन सा सबसे बेहतर है, आपको वो भी लिखना है। तो इसके लिए भी आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने मानचित्र कार्य को एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि दोनों खंड में आपको मानचित्र कार्य करने के लिए मिलेंगे। तो ये जो मानचित्र कार्य है ये भूगोल और अर्थशास्त्र से रिलेटेड होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। ये हमारा 28वां प्रश्न है। तो इसका जो 28वें प्रश्न का जो पहला है वो है टिहरी बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। मतलब जो फ्रेंड टिहरी बांध है वो कहाँ है, आपको उसका नाम लिखना है उस स्थान का, और उसको चिन्हित भी करना है। अगला क्या है? अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र, जो आपको ये चिन्ह दिया गया है इसी चिन्ह के साथ आपको दर्शाना है, चिन्ह भी दर्शाना है और उसका नाम भी लिखना है कि अभ्रक किस क्षेत्र में पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चिन्ह के साथ, जो चिन्ह दिया गया है आपको, अगर उस चिन्ह के साथ आप नहीं दर्शाएंगे तो आपका आधा नंबर मतलब कि 1/2 नंबर काट लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप मानचित्र कार्य करें तो आपको जो भी चिन्ह दिया गया है आपको उसी चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र। यहाँ देखिए आपको चिन्ह फिर से दिया गया है, चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है और इसका नाम भी लिखना है, जिसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा जो चौथा प्रश्न है 28वें का वो है तापी नदी को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है और तापी नदी कहाँ पर है आपको वो भी लिखना है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने 28वें क्वेश्चन के लास्ट टॉपिक पे। तो जो हमारा 28वें का लास्ट है वो है प्रयागराज नगर। आपको इस चिन्ह के साथ दिखाना है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज नगर है वो कहाँ पर है
और इसको इसी चिन्ह के साथ दिखाना है, तो जिसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा जो सोशल साइंस का क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।